18 साल के माधव जो एक स्टूडेंट थे, 37 साल के हिमानुल कुमार जो एक पायलट थे एयर इंडिया में, 34 साल के विकास नेगी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। क्या कॉमन है इन तीनों में? इन तीनों की डेथ रिसेंटली हुई कार्डियक अरेस्ट से। माधव कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, हिमानुल एयर इंडिया के गुड़गांव ऑफिस में थे और विकास जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने दोस्त के साथ नोएडा। इस हादसे के बाद तीनों की फैमिली शॉक में थी क्योंकि तीनों ही बहुत नौजवान थे और हेल्दी दिखते थे। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज बस इन 3 हादसों की बात नहीं है। उस उम्र में जब लड़कों को हमारे देश के जीना स्टार्ट करना चाहिए, उस उम्र में कई लोग को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक यंग मेल हो तो इसको स्किप मत करना। इस वीडियो के लिए मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात करी जिन्होंने हमें बताया कि हार्ट अटैक के इश्यूज हो क्यों रहे यंग लड़कों में हमारे देश में। हम पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं ये ट्रेंड कि यंगर लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। और मैंने बात करी कि आप क्या कर सकते हो इस चीज को रोकने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखना। पहली बात जो आपको समझनी होगी कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन से इंडियंस को ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एक हार्ट डिजीज की। 2013 में महेंद्र अग्रवाल को एक हार्ट अटैक आया था। उनका मानना था कि उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, वो अच्छा खाते थे और एक्सरसाइज भी करते थे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उनको एक चीज नहीं पता थी कि हमारी जीन्स में एक म्यूटेशन है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने की चांसेस हमारे में ज्यादा है। इन सारे देशों में हार्ट डिजीज होने की संभावना 4 गुना ज्यादा है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन से। और हार्ट डिजीज होते भी 10 साल पहले है। ऐसा है क्यों? हमारी बॉडी में CGHA जीन्स है जो प्रोटीन बनाते हैं ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। पर रिसर्चर्स ने पाया कि 35 to 40% इंडियंस में इस जीन की एक वेरिएशन है जिसको कहा जाता है हैप्लोटाइप 2 वेरिएंट, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी हमारे में बढ़ जाती है। और मेन टेक अवे ये है कि हमें और ध्यान रखने की जरूरत है अपनी बॉडीज की। पर ये कोई अकेला जेनेटिक फैक्टर नहीं है जिसके खिलाफ आपको लड़ाई करनी है। जब भी आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो वो पूछेंगे वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, कि आपके पापा या फिर मम्मी की फैमिली में कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है या फिर नहीं। फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो जीन्स में है, जो लिखा हुआ है। ग्रैंडफादर को था, मदर फादर को था, तो आपको तो होना ही होना है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज। क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है 50 साल की उम्र से पहले, तो आपकी भी चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर आपके परिवार में हार्ट प्रॉब्लम्स की एक हिस्ट्री है तो 25 साल तक आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो आपके अंदर हार्ट डिजीज डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जबकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कोलेस्ट्रॉल्स की लेवल्स देखता है जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती हैं और हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज कर देती है। अगर आपके परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं है तो भी आपको एज 30 तक ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए। इसीलिए हैप्लोटाइप 2 वेरिएंट और आपकी फैमिली हिस्ट्री 2 जेनेटिक फैक्टर्स हैं आपकी हार्ट डिजीज के पीछे। हार्ट अटैक के बारे में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है कि वो ये मानते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम चीज है। ये डिफरेंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा सीरियस इशू होता है और तुरंत डेथ भी हो सकती है अगर अर्जेंट केयर नहीं दी जाती। ग्लोबली अराउंड 90% लोग जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है उनकी डेथ हो जाती है। इंडिया में सर्वाइवल रेट और भी कम है क्योंकि इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लोगों को नहीं मिल पाता। आपने रिसेंटली कई सेलिब्रिटी केसेस देखे होंगे, के राजू श्रीवास्तव और कनाडा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार। इन सब की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, जो हुआ था एक हार्ट अटैक के बाद। अब दोनों होता क्या मैं आपको बताता हूँ। कार्डियक अरेस्ट होता है जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन हो जाता है उसके सिस्टम में। जो हार्ट होता है वो बीट करना ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, इसलिए वो सांस लेना भी छोड़ देते हैं। तो जब आप उनकी पल्स चेक करोगे आपको पल्स मिलेगी नहीं क्योंकि हार्ट तो काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए पेशेंट को तुरंत CPR दिया जाता है और उसके बाद AED। CPR का फुल फॉर्म है कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। आपने किसी वीडियो या फिर रील में देखा होगा, कई बार लोग अपना हाथ ऐसे करके प्रेस कर रहे होते हैं किसी की चेस्ट पर, उसको बोलते हैं CPR। जब किसी पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो CPR एक मैनुअल तरीका है जिससे जो ब्लड फ्लो है उनके वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन तक पहुंचे। क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से आप प्रेशर देकर ब्लड को ब्रेन तक पहुंचा सकते हो, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी ब्रेन तक पहुंच जाता है। CPR कैसे देते हैं ये एक लाइफ स्किल है, ये जैसे मुझे कॉलेज में सिखाया गया था। अगर आप CPR देना नहीं जानते तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उधर से फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं।
ताकि अगर आपकी फैमिली में या किसी दोस्त का कार्डियक अरेस्ट हुए तो आप उनको कम से कम अर्जेंट मेडिकल केयर तो दे पाओ। AED होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। AED एक पोर्टेबल डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है आपके हार्ट को, जिससे जो इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शनिंग हुई थी ना आपके हार्ट में, वो फिक्स हो सके और वो वापस से बीट करना स्टार्ट कर जाए। तो CPR का काम है कि जब आपका हार्ट काम करना बंद कर जाए तो मैनुअली आप ब्रेन को ऑक्सीजन दे सको, और AED का काम है कि वो हार्ट की बीटिंग को रीस्टार्ट कर सके। ये थी कहानी कार्डियक अरेस्ट की। हार्ट अटैक बहुत अलग है। हार्ट अटैक में आपका हार्ट काम करना बंद नहीं करता, आपका हार्ट काम कर रहा है पर आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से खून हार्ट तक पहुंच नहीं पा रहा। अब अगर खून नहीं पहुंच रहा तो हार्ट तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा। इसलिए जब हार्ट अटैक आता है लोग बेहोश नहीं होते, बल्कि उनका दर्द होता है चेस्ट में और उनकी सांस फूलती है, क्योंकि उनके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसलिए कई बार हार्ट अटैक पेशेंट्स को दवाई दी जाती है ताकि उनकी ब्लड क्लॉट्स कम हो जाए। अगर ब्लड क्लॉट कम होगी तो ब्लड हार्ट तक जाएगा और हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा। तो हार्ट अटैक इतना डेंजरस नहीं है कार्डियक अरेस्ट के कंपैरिजन से, पर डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब एक हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अटैक चाहे इतने डेडली ना हो, पर एक हार्ट अटैक की वजह से आपका इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन हो जाता है सिस्टम, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कई लोगों पर स्ट्रेस और बढ़ जाता है कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। खुदा ना खासा जब बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है और एक फैमिली मेंबर का लॉस हो जाता है जो अर्निंग भी होते हैं, तो फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चली जाती है। अगर आप या मैं अकेले अर्निंग मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में और हमें कुछ हो जाता है तो एक इमोशनल इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ेगा हमारी फैमिलीज को। कई लोगों ने कार, हाउस या फिर पर्सनल लोन्स ले रखे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब एक अर्निंग मेंबर का लॉस होता है तो लोन का प्रेशर भी फैमिली पर आ जाएगा। ऐसी बुरी सिचुएशन में फैमिली को और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और इधर आपकी मदद कर सकता है टर्म इंश्योरेंस। एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस की वजह से पॉलिसी होल्डर की जो फैमिली है उनके डेली रूटीन में इतना बदलाव नहीं आता, एटलीस्ट फाइनेंशियली। आज की तारीख में कई टर्म इंश्योरेंस प्लान्स भी हैं, जैसे एक रेगुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो पैसा है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। कई पॉलिसीज में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी होता है, जहां पॉलिसी होल्डर को सारा प्रीमियम मिल जाएगा जो उन्होंने पैसे दिए, अगर वो पॉलिसी के टर्म में उनके साथ कुछ होए ना। अब मार्केट में आपको कई टर्म प्लान्स मिल जाएंगे, इसीलिए पॉलिसी बाजार बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उधर 20 से ज्यादा इंश्योरेंस के प्लान दिए हुए हैं। आप इन सारी प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो और जो आपके लिए सूटेबल रहे उसको खरीद सकते हो। जैसे मैंने भी अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है पॉलिसी बाजार से। आपको पॉलिसी बाजार पर कई प्लान्स मिल जाएंगे जहां इंश्योरेंस का अमाउंट हाई है और प्रीमियम लो। जैसे 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी मिल सकती है आपको 473 रुपीज के प्रीमियम से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पॉलिसी बाजार 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी देता है आपकी मदद के लिए, जिससे आपको डायरेक्टली इंश्योरर के पास जाना ही ना पड़े। क्योंकि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उससे आपकी ज़्यादा सेविंग्स भी होती है। ऑफलाइन एजेंट या फिर बैंक से खरीदने में ज़्यादा पैसा लग सकता है। अब एक अच्छा प्लान आपकी फैमिली की देखभाल तो करेगा ही, इसके अलावा उधर 59 क्रिटिकल इलनेसेस भी मेंशन होती है, जिससे आप कवर्ड रहो 80 ईयर्स की एज तक। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस की वजह से आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप भी अपने परिवार का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और अपना टर्म इंश्योरेंस खरीदो। और कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से हमारे देश के नौजवान लड़कों में एक हार्ट अटैक हो रहा है वो है स्ट्रेस। इसी वजह से मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछने के बाद ये जांचने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रेस है। इनफैक्ट 40% हार्ट अटैक जो 30 से 40 उम्र के बीच के लोगों को होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। रिसेंटली एक्टर श्रेयस तलपड़े को एक हार्ट अटैक हुआ। उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां डॉक्टर्स ने उनकी एक एंजियोप्लास्टी करवाई। एंजियोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जहां एक ब्लड वेसल जो ब्लॉक हो गई होती है उसको अनब्लॉक किया जाता है। पर श्रेयस तलपड़े ना स्मोक करते थे, ना ड्रिंक करते थे और खाना भी अच्छा खाते थे। तो हुआ क्या? श्रेयस तलपड़े ने कहा कि पिछले 28 साल वो बस काम के बारे में ही सोच रहे थे। अपने दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ वो टाइम बिताते ही नहीं। स्ट्रेस लेना उनकी जिंदगी का एक नॉर्मल सा भाग बन गया। ऐसा ही वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कई यंग लड़कों में है। 20 साल पहले मल्टीनेशनल कंपनीज का कोई प्रेजेंस ही नहीं था हमारे यहाँ पे। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग विद इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि मुझे अच्छा अगर आदमी चाहिए तो 10 और खड़े हैं उसके साथ। तो आपको दिस स्ट्रेस of trying to achieve or overachieve at work is definitely there. ये चीज लड़कों में ज्यादा है क्योंकि पैसे कमाने की जिम्मेदारी लड़कों पर ज्यादा है हमारे समाज में। हमारे देश में 71% लड़के पेड वर्कफोर्स में हैं, जबकि ये नंबर 22% है महिलाओं के लिए। पर हमारे देश में स्ट्रेस की नंबर 1 वजह है हमारे समाज की एक्सपेक्टेशंस।
सबके माज में एक इमेज है कि एक लड़के को कैसे जीना है। पहले स्कूल में अच्छे ग्रेड आए, फिर आईआईटी क्लियर होए, चाहे इसके लिए उनको अपना घर छोड़ना पड़े और एक बड़े शहर में जाकर ट्यूशन लेना पड़े, फिर उनकी एक जॉब लगे और फिर उनको परिवार का घर बनाना हो या फिर दूसरे सदस्यों को सपोर्ट करना हो। अगर एक लड़के के लिए आईआईटी का रास्ता नहीं चुना गया है तो एम्स या फिर यूपीएससी उधर आ जाता है। पर हमें ये समझना होगा कि एक ऐसे समाज में है जहाँ हर सीट और हर नौकरी के लिए हाथापाई है। आईआईटी के लिए जेईई 11 लाख लोग देते हैं, होता है 43,000 स्टूडेंट्स का। नीट 20 लाख देते हैं और 1,40,000 एमबीबीएस और डेंटल सीट्स होती हैं। यूपीएससी 5 लाख लोग देते हैं और करीब 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर बाय चांस किसी कंपनी ने वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए तो मानो हजारों एप्लीकेंट्स आ जाते हैं एक जॉब के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों पर कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं है, पर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो ज्यादातर लड़कों पर ही है। इसके साथ फिर सोशल मीडिया पर आपको लगातार बताया जाएगा कि आप और भी कुछ कर सकते हैं। आपका एडमिशन आईआईटी में हो गया, पर इस लड़के ने तो 19 साल में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपको 20 लाख की नौकरी मिली है, पर इस लड़के ने तो 1 करोड़ रुपए कमा लिया अपने ई कॉमर्स बिजनेस से। ये लड़के कॉन्स्टेंटली एक स्टेटस एंजाइटी में है, जिसका मतलब है कि वो बहुत इनसिक्योर है अपने सोसाइटल स्टेटस से। एक लेवल पार होती है गेम की, फिर पता चलता है कि कई और लेवल्स पार करनी है एक अच्छे सोशल स्टेटस के लिए, चाहे वो लुक्स की बात हो, कपड़ों की या फिर जॉब की। कुछ अचीव कर भी लिया तो सोशल मीडिया पर आपको बताया जाएगा कि आपको और काम करने की जरूरत है। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. फिर एक और समस्या है कि कई लड़कों को सिखाया ही नहीं गया कि उनको अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है। यंग लड़कों को कभी बताया ही नहीं गया कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस कैसे करने चाहिए। उनको तो बताया गया कि बस मर्द बन जाओ। लड़कों को ज्यादा स्ट्रेस है, लड़के इतने स्ट्रेस नहीं लेते। जिसका मतलब है कि अकेले ही वो अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से डील करते रहते हैं, जो उनको अंदर ही अंदर खाती रहती है। जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी एक फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है। इस सिचुएशन में हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है ताकि हम तैयार रहें एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। पर हमारी बॉडी का ये फंक्शन सदियों पहले डिसाइड हुआ था, जब मनुष्य के लिए स्ट्रेस तब आता था जब उनके खिलाफ एक जानवर लड़ाई कर रहा होता है। उस जमाने में स्ट्रेस एक इमरजेंसी सिचुएशन में आती थी, पर आजकल की मॉडर्न जिंदगी में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती रहती है रेगुलरली, जिसकी वजह से रेगुलरली हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसका अंजाम है कि ऑक्सीजन की डिमांड भी हाई रहती है, पर अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो या फिर हार्ट कमजोर हो तो हार्ट को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से एक हार्ट अटैक मुमकिन है। अब मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, पर पहले सारी प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अब कई लोग इस स्ट्रेस को सॉल्व कैसे करते हैं? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और वेपिंग से। डॉक्टर संधू ने हमें बताया कि गुरुग्राम के साइबर हब में, जहाँ कई रेस्टोरेंट्स और बार हैं, उधर जब आप वीकडे में भी जाओगे ना शाम को, कई रेस्टोरेंट्स और बार्स में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि काम करने के बाद वो स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं। ये स्ट्रेस हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ड्रिंक करो और स्मोक करो। गुरुग्राम में तो एक जोक भी है कि सबसे सुंदर दुकानें उधर ठेके ही हैं और अल्कोहल में क्लियर जेंडर डिफरेंसेस हैं। 2015 के नेशनल सर्वे ने दिखाया कि जहाँ 30% लड़के ड्रिंक करते हैं, ये नंबर 2.5% है लड़कियों के लिए। पर लड़के भूल जाते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनकी हार्ट की हेल्थ पर। हार्वर्ड की स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जो 4 से ज्यादा पैग पीते हैं बस 2 घंटे के अंदर रेगुलरली, उनके लिए हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी 70% तक बढ़ जाती है। कई लोग जो अल्कोहल को यूज नहीं कर रहे अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए, वो स्मोक कर रहे हैं या फिर वेप कर रहे हैं, और कई लोग तो कई चीजें कर रहे हैं। एक मेजर कारण इस अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ने के पीछे है सोशल प्रेशर। अब हमें कंडीशन कर दिया गया कि पीने और स्मोक करने से ही हम सोशल हो पाएंगे, नहीं तो हमारे दोस्त कैसे बनेंगे। मैंने 1-2 साल से मानो पीना बिल्कुल छोड़ ही दिया है, पर अभी भी कई सोशल सेटिंग्स में मैं लेफ्ट आउट फील करता हूँ। अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो आप मानो एक आउटसाइडर हो जाते हो और किसी ग्रुप में घुसना मुश्किल हो जाता है। इस चीज को और बढ़ावा दिया है कई मूवीज ने, जिन्होंने स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग को एस्पिरेशनल बनाया है। क्या फर्क पड़ता है उस छोटे से टेक्स्ट से जब मेन कैरेक्टर इतना कूल दिख रहा हो। इसलिए कई यंग लड़के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को एसोसिएट करते हैं स्टेटस, सक्सेस और फ्रीडम से।
इसी चीज को कई नई कंपनीज अब टारगेट कर रही हैं, स्पेशली बियर ब्रांड्स, जिनकी पैकेजिंग बहुत कलरफुल है और कूल है, क्योंकि वो इस नए कंज्यूमर को टारगेट करना चाहती हैं। यंग लोगों में एक फोमो की भावना भी है। प्रियांक सुखीजा जो एक रेस्टोरेंट ओनर है, उन्होंने कहा कि कोविड के बाद कई लोग कई पैसे खर्च करने के लिए तैयार है कॉकटेल्स पर, क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी इतनी छोटी है, क्यों ना मजे ले। पर शायद वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जिंदगी छोटी उस ड्रिंक की वजह से ही हो रही है। हैवी ड्रिंकिंग से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरीज जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और कई बार इन आर्टरीज के इर्द गिर्द प्लाक जमा हो जाता है, जिस वजह से ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। और अब आपको पता ही हो गया कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं तो हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसी ही चीज होती है स्मोकिंग के साथ, जब आपकी आर्टरीज के इर्द गिर्द प्लाक जमा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन और बिगड़ने ही वाली है। जैसे कई लोगों की इनकम बढ़ेगी तो अल्कोहल एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा। इनफैक्ट कई कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन अभी इतना ज्यादा नहीं है। इंडिया तो एक फ्यूचर बूमिंग मार्केट है, इससे कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जा रहे हैं। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्य ग्रेन बेस्ड लिकर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एक हायर क्वालिटी अल्कोहल होता है जिसकी वजह से हैंगओवर इतना नहीं होता। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी, और ये इस वजह से भी जानने वाली क्योंकि सरकारों के लिए अल्कोहल से रेवेन्यू बहुत जरूरी है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया कि वो 50,000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं एक्साइज रेवेन्यू से, जो मेनली आएगा अल्कोहल की सेल से। और जिसका नशा अल्कोहल या स्मोकिंग ना हो, वो अपना नशा चुन लेता है खाने से। तो एक मेरा पेशेंट है, यंग पेशेंट, वेरी चेयरफुल, उसको हार्ट अटैक हुआ। नेक्स्ट डे ऑल्सो ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड, मतलब ही वॉज वेरी चेयरफुल कि मतलब मैं ठीक रहूँगा, ये वो। एंड आई सेड यार ठीक रहेगा। आई सेड तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की? तो बोलते नहीं, मुझे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं। तो मैं क्या स्मोकिंग करता है तुम? बोलते नहीं, मैं तो छुआ भी नहीं सिगरेट। तो ऐसे तुम करता है क्या? तुम कुछ ज़्यादा गंद खाता है क्या तुम? तो बोलता है सर मैं फूडी हूँ। तो मैंने बोला मतलब? बोलता सर मैं रोज़ दिल्ली NCR में जहाँ पे भी फेमस चीज़ है मैं वो ही खाता हूँ। तो मैंने बोला मतलब? निहारी गोश्त खाना है आपने तो बेस्ट है चांदनी चौक में इस जगह का। अगर आपने रोगन जोश खाना है तो बेस्ट इधर है। और अगर आपने समोसे खाने हैं तो सबसे बेस्ट इधर के। चने भटूरे खाने हैं तो सबसे बेस्ट इधर के। तो ही वॉज अ रेडिकल एग्जाम्पल। उसकी कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, नो डायबिटीज, नो BP, नो स्मोकिंग, नो फैमिली हिस्ट्री। बट आई थिंक बिकॉज ही वॉज ईटिंग ऑल दिस रिच फूड एवरी डे, उसी की वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ के उसको अटैक हुआ। ये एक ऐसा नशा है जो आर्मी पर्सनल से लेकर स्कूल के बच्चों को लगा हुआ है। इंडियन आर्मी ने अभी ही एक नई फिटनेस प्रोटोकॉल रिलीज करी है, क्योंकि कई लोग आर्मी में ओवरवेट हैं। एज और वेट के हिसाब से हर पर्सनल के लिए एक वेट रेंज दी गई है। 30 दिन का समय दिया गया है। अगर 30 दिन में कोई चेंज नहीं आया तो आर्मी उस पर्सनल के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। स्कूल बच्चों की भी यही हालत है। एक 2019 की रिपोर्ट ने दिखाया कि 93% इंडियन स्कूल बच्चे डेली पैकेज फूड खाते हैं। पैकेज फूड मतलब जो फ्रेश नहीं बना होता, जैसे चिप्स हो गए या फिर मैगी हो गई। और 40% तो पैकेज फूड घर से लेकर आते थे स्कूल में। स्कूल कैंटीन ही देख लो आप। मुंबई की स्कूल कैंटीन में 46% खाना जंक फूड है। अब सरकार ने रेगुलेशन जरूर क्रिएट करी इस चीज को रोकने के लिए, पर बच्चे स्कूल से नहीं तो या तो घर में या फिर स्कूल के बाहर किसी दुकान से जंक फूड खा लेते हैं। रिसर्च ने ये भी दिखाया कि स्कूल बच्चों में भी लड़के ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं लड़कियों से। हमें लगता है कि जो पैकेज खाना है ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम भाग है, पर हम रियलाइज नहीं करते कि ये चीज हमारे इतिहास में बहुत रीसेंट है। आज ऑन एवरेज हर इंडियन उतना शुगर खाता है जो 100 साल पहले लोग एक महीने में खाते थे। Sugar is traditionally, I would say, much later introduction in our diet. For centuries, people did not know about sugar. जो भी शुगर होता था, वो मीठा जो होता था वो फ्रूट्स से होता था। तो शुगर तो बहुत सालों के बाद इंट्रोडक्शन हुआ है एज अ सिंथेटिक थिंग। ये जो है साइकिल शुगर का, आई वुड से इज द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट थिंग ऑफ कंजम्पशन इन आवर डाइट। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि 100 साल पहले हम उधर रहते थे जहाँ खाना उगता था, यानी कि खेतों में। अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग शहरों में रहते हैं जहाँ जमीन के दाम बहुत ज्यादा हैं, इसलिए फसल उधर नहीं उगती जहाँ हम रहते हैं। इसी वजह से लोगों के लिए फ्रेश सब्जियां और फल मिलना इतना आसान नहीं है। पैकेज खाना मिलना ज्यादा आसान है, पर हमारे दिमाग में ये भी हो गया कि पैकेज खाना ज्यादा हाई क्लास है। अगर आप किसी के घर पे भी जाओगे ना तो नोटिस करना कि वो क्या सामान आपको सर्व करते हैं। फल सब्जियां कोई रेयरली सर्व करेगा, क्योंकि फल सब्जी तो हर जगह मिल जाती है। उसकी बजाय आप ये बिस्किट ट्राई करो जिसमें चीनी है, यहाँ पर ये महंगी चॉकलेट जो मैं फॉरेन से लाया। इन पैकेज फूड में बेसिकली 3 गुनहगार है, सॉल्ट, शुगर और फैट।
ज़्यादा सॉल्ट, शुगर या फिर फैट खाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आर्टरीज में प्लैक बिल्डअप होता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क और बढ़ जाता है। अब इस पैकेज फूड में इतना ज़्यादा नमक क्यों होता है? क्योंकि नमक से बस कोई खाना टेस्टी ही नहीं होता, बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, और शेल्फ लाइफ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इन कंपनीज के लिए, नहीं तो सामान खराब हो जाएगा स्टोर में बैठे बैठे। सॉल्ट के साथ साथ पैकेज फूड में हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी यूज किया जाता है, जिसमें कई फैट्स होते हैं, मेनली सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। कंपनीज ये ऑयल क्यों यूज करती हैं? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फ्लेवर के लिए और टेक्सचर के लिए। जो क्रिस्प सा टेक्सचर होता है ना जब आप कोई लेस चबाते हो, वो इस तेल की वजह से ही आता है। ये जो ऑयल होते हैं ये सस्ते भी होते हैं और एक हाई टेम्परेचर पर स्टेबल भी होते हैं, जिससे चीजों को डीप फ्राई करना आसान हो जाता है। ये सॉल्ट, फैट और शुगर का कॉम्बिनेशन एक ड्रग की तरह ही है। ड्रग्स की तरह सॉल्ट, शुगर और फैट हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज करता है, डोपामिन, जिससे हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसी वजह से इन तीनों की एडिक्शन या फिर लत लग जाना इतना आसान होता है। इस एडिक्शन को और गहरा बनाया जा सकता है जब आपका जो रिवॉर्ड टाइम होता है ना, वो कम हो जाता है। रिवॉर्ड टाइम हुआ कि कितनी देर में आपने कोई चीज खाई और फिर डोपामिन रिलीज हुआ आपके दिमाग में। जितनी जल्दी आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, उतनी गहरी एडिक्शन। जब हम सिगरेट फूकते हैं तो निकोटीन की वजह से जो रिवॉर्ड हार्मोन रिलीज होता है, उस चीज में 10 सेकंड लग जाते हैं। इसी वजह से 1980s में अमेरिका में लोग नाक से फूकने की बजाय कोकेन, क्रैक स्मोक करने लग गए थे, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि नाक से लेने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, बल्कि क्रैक स्मोक करने से कुछ सेकंड में ही वो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो स्मोकिंग में अगर रिवॉर्ड टाइम 10 सेकंड का है, गेस करो कि शुगर में टाइम कितना है? 600 मिली सेकेंड, यानी कि करीब 20 गुना तेज सिगरेट से। इसी वजह से हमें पैकेज खाना इतना पसंद है, क्योंकि हम इतना शुगर खा रहे हैं अपनी डाइट्स में। इस वजह से हमारी बॉडी थोड़ी डिसेंसिटाइज भी हो रही है, हमें इतना जल्दी असर नहीं पड़ता। इसलिए सेम किक पाने के लिए अब हमें और मिठाई खानी पड़ती है। उनमें से कई लोग रियलाइज नहीं करते कि ये जो कंपनीज है, उनको इतनी रिसर्च करनी पड़ती है ये डिसाइड करने के लिए कि कैसे खाना प्रोड्यूस किया जाए। हर चीज बाय लक नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो आप चिप्स खाते हो तो जो आवाज होती है ना, वो भी इंजीनियर की गई है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि आपको ऐसे चिप्स खाना पसंद है। ये कंपनीज हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज को भी यूज करती हैं एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनाने के लिए। जैसे रणबीर कपूर का लेटेस्ट लेज के एड कैंपेन में टैगलाइन है, इससे कहते हैं प्यार। सॉरी मॉम, पर प्यार तो इसी को कहते हैं ना। डोमिनोज पिज्जा का कैंपेन था खुशियां की होम डिलीवरी। डोमिनोज, खुशियों की डिलीवरी कभी भी कहीं। अगर आप कोका कोला के भी मार्केटिंग कैंपेन ऑब्जर्व करोगे तो वो हैप्पीनेस के बारे में है। ये कंपनीज हमारे ब्रेन्स को मैनिपुलेट कर रही हैं हैप्पीनेस और जंक फूड के बीच में एक एसोसिएशन डाल के। कई कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही करी है एक झूठ के बुनियाद पर। रियल जूस की पैकेजिंग में हेल्दी लिखा होता है, पर 100 ml के ग्लास में 14 ग्राम शुगर है। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा तो बच्चों की हाइट बढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लान में है 100% मिल्क प्रोटीन, जो बच्चों को जल्दी बढ़ने में मदद करे। इससे शुगर से। और ये चीज बढ़ने ही वाली है, क्योंकि हमारे समाज में फास्ट फूड और पैकेज फूड एक एस्पिरेशनल चीज है। वो चीज है जो शहर के लोग करते हैं, जो अमीर लोग करते हैं। कई लोगों के लिए मैकडॉनल्ड्स में खाना बहुत कूल है, और जैसे हमारे देश में लोग अमीर होंगे और शहरों में आएंगे, वो ये एस्पिरेशन अचीव करना चाहेंगे, पिज्जा खाकर, बर्गर खाकर और पैकेज फूड खाकर। आजकल की हाई स्ट्रेस जिंदगी में लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। वो उनको या तो रील्स देखने से मिल जाती है या फिर जंक खाने से, जिसका मतलब है कि उनको फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, जो तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हार्ट अटैक्स के पीछे। यंगस्टर्स आर सो मच इन्वॉल्व इन देयर वर्क एंड देयर करियर्स कि इनके पास टाइम ही नहीं रह गया टू कीप देमसेल्व्स फिट। लॉट ऑफ टाइम स्पेशली दिल्ली एनसीआर में देखो, हर एक आदमी 1 या 1.5 घंटे की कम्यूट कर रहा है हर एक जगह। कोई वहाँ नहीं रह रहा जहाँ उसका काम हो। तो 1.5 घंटा आपने जाना है, 1.5 घंटा आना है, 2 घंटा दिस थिंग, फिर आपने काम करना है, तो आपके पास टाइम कहाँ रहा टू एक्सरसाइज। अराउंड 64% इंडियंस ने कहा कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, और सबसे मेजर कारण था कि उनके पास टाइम नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से बाहर, बाहर से घर जाने की जिंदगी में टाइम कहाँ मिलेगा स्टेप्स के लिए? जिन चीजों को हम आज एक्सरसाइज बुलाते हैं, वो किसी समय हमारे रूटीन का भाग था। जैसे वॉकिंग। मेरे परिवार में कई लोग जिम जाते हैं जो 10 मिनट दूर है चलकर, पर वो जिम जाते हैं गाड़ी में। जिम जाकर भी लिफ्ट लेते हैं टॉप फ्लोर में पहुंचने के लिए। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ने दिखाया कि 46 देशों में से इंडिया 39th रैंक पर था, अगर हम एवरेज स्टेप्स पर सबको मेजर करेंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए रेकमेंडेड होता है कि अगर वो 9000 स्टेप्स ही करें डेली, तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। पर इस स्टडी ने दिखाया कि एक एवरेज इंडियन आदमी करीब 4300 स्टेप कर रहा था और एक महिला 3600। वॉकिंग जैसी एक सिंपल एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कम होता है,
फैट स्टोरेज कम होती है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सभी चीजें जो हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकती हैं। पर अब हम शहरों में रह रहे हैं जहाँ चलना भी इतना आसान नहीं है। शहरों की हालत यह है कि वो डेंसली पॉपुलेटेड है, पोल्यूटेड है, गंदे हैं, अनसेफ हैं और उधर स्ट्रीट डॉग्स हैं। जो फुटपाथ बने भी हैं या तो वो टूट गए हैं या फिर उधर किसी का ठेला लगा हुआ है। कुछ शहरों के अलावा लोगों के पास पब्लिक स्पेसेस भी नहीं है, जैसे प्लेग्राउंड होंगे या फिर पार्क्स। तो लोग वॉक कहाँ करेंगे? वॉक आप फ्रीली कर सकते हो अगर आप अमीर और एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, जहाँ मानो उन्होंने अपना ही मिनी शहर बना दिया हो, जहाँ अपने रूल्स हो और अपनी सिक्योरिटी हो। WHO रेकमेंड करता है कि लोगों को हर हफ्ते 2.5 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। पर एक सर्वे ने दिखाया बस 37% इंडियंस ही एक हफ्ते में 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज कर पाते हैं। अब ये नहीं कि हर किसी के पास समय नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एक्सरसाइज करना प्रायोरिटी नहीं है। ऑन एवरेज इंडियंस का स्क्रीन टाइम 5 घंटे है। अब कई लोग हो सकता है कि वो एक्चुअली बिजी हो, पर हम में से कितने लोग हर दिन 14 घंटे काम कर रहे हैं कि हम आधा घंटा भी निकाल नहीं सकते वॉकिंग के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए। दो तरीके के लोग हैं। एक, जिनको एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, उनको लगता है कि एक्सरसाइज तब करी जाती है जब उनको अच्छा दिखना हो, या फिर वो मानते हैं कि वो अभी इतने यंग है तो उनको क्या जरूरत एक्सरसाइज करने की। वो रियलाइज नहीं करते कि एक्सरसाइज करना बस अच्छे दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके कई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ। नामी कार्डियोलॉजिस्ट अशोक सेठ ने भी इसके बारे में बात करी। The young gen is not health conscious, he is body conscious. अब जब आपका ओनली ऑब्जेक्टिव अच्छा दिखना हो तो मोटिवेशन बहुत जल्दी चले जाएगा, क्योंकि जिम में कुछ टाइम बिताने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी 1-2 महीने में नहीं बनने वाली, उसके लिए बहुत भारी तपस्या करनी पड़ेगी। तो उनका मोटिवेशन उधर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ये रियलाइज नहीं करते कि हर आधा घंटा भी एक्सरसाइज करने से उनकी हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरे लोग हैं जिनको पता है एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, वो शायद 1-2 बार जिम भी गए हैं, पर फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने वो छोड़ दिया। आपके लिए मेरे पास कुछ सोल्यूशंस हैं। अब सोल्यूशन के सेक्शन में आ गए हैं, तो इधर तक वीडियो देख लिया तो ये पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इधर मैं प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपके साथ वो ना हो जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। कई लोग इंस्पिरेशन पर निर्भर रहते हैं अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए, पर मुझे ये कोट बहुत पसंद है, इंस्पिरेशन एक ना एक दिन चले जाएगा, इसलिए प्रोसेसेस पर निर्भर करना बेहतर है। और ये मेरे प्रोसेसेस हैं जो मैं फॉलो करता हूँ अपनी जिंदगी में। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का टाइम कैसे निकालें? जब मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी एनालाइज करी, मुझे पता चला कि सोशल मीडिया एप्स इस प्रोडक्टिविटी को मार रही हैं। तो मैंने 2 चीजें करी। पहला, मैं एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ जिसका नाम है लीच ब्लॉक, जिससे मैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकता हूँ 9 AM to 9 PM 6 दिनों के लिए। मेरे फोन पर भी इंस्टाग्राम के अलावा कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है। ट्विटर, यूट्यूब स्टूडियो, ये सब चीजें मैंने डिलीट कर दी। दूसरी चीज, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो आप उस चीज को इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने की कोशिश करता हूँ एक सेशन ऐप से। ये कोई बहुत बड़ी ऐप नहीं है। अगर आपने 12th फेल देखी तो उसमें एक स्टॉप वॉच होती है, वही स्टॉप वॉच का काम मैं सेशन ऐप से कर रहा हूँ, जहाँ मैं लॉग करता हूँ कि हर दिन मैंने कितना मिनट किस टास्क पर काम किया। और मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज करता हूँ, तो 25 मिनट लगातार काम करता हूँ, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज करे कैसे। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था जब मैं 20 साल का था, और तब मैंने 3 हफ्तों के लिए एक पर्सनल ट्रेनर लिया था। अगर आप बिगनर हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ दिनों के लिए ही एक पर्सनल ट्रेनर ले लो, जिससे वो ट्रेनर आपको बेसिक सिखा सके। बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इंजरी का बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब मेरा एक वर्चुअल ट्रेनर है जो मेरा बस डाइट और एक्सरसाइज चार्ट बना के देता है और मुझे अकाउंटेबल रखता है, क्योंकि मुझे बेसिक्स पता है, मुझे हर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है उनसे। तीसरा सवाल है कि खाने का क्या करूं मैं। देखो, मेरे तो बहुत एम्बिशियस गोल्स हैं। 2024 के एंड तक मैं सिग्निफिकेंटली अपने मसल मास को बढ़ाना चाहता हूं और फैट परसेंटेज को कम करना चाहता हूं, आइडियली अराउंड 10-12%। इसी चीज के लिए मैं अपना खाना ट्रैक करता हूं। ये मैं करता हूं एक वेइंग स्केल और क्रोनोमीटर ऐप के जरिए। अब कुछ लोग कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, पर मुझे ये चीज इतनी पेनफुल नहीं लगती, क्योंकि अब ये मेरी हैबिट बन गई है। और हैबिट बनी कैसे? एक मेजर कारण था अकाउंटेबिलिटी। मैं और मेरे करीबी दोस्त का सेम ट्रेनर है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ डेली हमें अपडेट्स भेजनी पड़ती हैं कि हम सोए कितना, हमने कितना पानी पिया, हमने एक्सरसाइज करी या फिर नहीं, और हमने कितनी कैलोरीज खाई। क्योंकि मेरा फ्रेंड है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एक फ्रेंडली कंपटीशन भी है और मोटिवेशन भी है। मान लो अगर मेरे फ्रेंड ने 10,000 स्टेप्स कर लिए उस दिन और मैंने नहीं करे, तो कभी कभी मन में गिल्टी फील होता है, जिस वजह से मैं नीचे जाता हूँ और कुछ स्टेप्स कंप्लीट करके आ जाता हूँ।
अगर एक हफ्ते मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही होती है और वेट लॉस होता है तो दोनों मेरा ट्रेनर और मेरा फ्रेंड मुझे और मोटिवेटेड रखते हैं। मैं मानता हूँ ग्रुप अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए बहुत हद तक काम किया है और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ ये चीज करो। अब मैं ये चीज करीब 6 महीने से कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट एक सेकंड नेचर बन गया। कई रील्स में आपने देखा होगा एकदम तला हुआ फूड आएगा जिसमें ढेरों लाइक्स आएंगे, पर वैसा खाना अब मुझे एपेटाइजिंग नहीं लगता। ये भी नहीं कि हर दिन मैं पत्ते ही खा रहा हूँ, हर दिन मैं एक छोटी सी चॉकलेट खाता हूँ एज अ डेली रिवॉर्ड। कई बार मैं चीट मील्स भी खाता हूँ, पर वो मील्स प्लान्ड होती हैं और ये नहीं कि डेली होती हैं। डेली खाना भी मैं बनाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मुझे पनीर बहुत पसंद है तो रेगुलरली मैं पनीर बनाता हूँ। इसलिए आपको वो चीजें खानी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस जो हेल्दी भी हो और जो आपको पसंद भी है। कई लोग नींद को एज अ कॉस्ट सोचते हैं, जबकि मेरा व्यू बहुत डिफरेंट है। मैं स्लीप को एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता हूँ और मेरे लिए अच्छी नींद पाना बहुत जरूरी है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा दिन प्रोडक्टिव जाए। इसी वजह से सोने से पहले मैं कोई डिवाइसेस यूज नहीं करता बल्कि एक बुक पढ़ता हूँ। और अब आदत ऐसी पड़ गई है कि बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। बुक पढ़ने से मेरा जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होता। अगर मैं फोन पे लगा रहूंगा तो मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और जो डिवाइसेस की लाइट होती है वो हमारी नींद को भी सप्रेस कर देती है। तो ये सब चीजें मेरी हैबिट्स और प्रोसेसेस हैं। अगर आप हैबिट्स बनाने के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा एटॉमिक हैबिट्स की बुक। पर मेनली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं रेगुलरली जिम जाऊंगा या फिर अपना खाना खुद बनाऊंगा। बस एक दिन मोटिवेशन आया और फिर मैंने कई प्रोसेसेस सेट कर दिए जिससे मोटिवेशन तो चले जाए पर मेरी आदतें ना छूटे। अपने लव्ड वंस के फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप एक टर्म लाइफ प्लान ले सकते हो पॉलिसी बाजार में और आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है।